गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना बेटा, और वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये है आज की पढ़ाई। प्यारे बच्चों, इससे पहले पढ़ा था एटॉमिक रेडियस या साइज की पढ़ ली थी अपन ने, और दूसरी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सभी बच्चे नोट कीजिए बेटा, हेडिंग लगाइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, आईई। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं, फिर इसको आप नोट कर लें। वीडियो जो रोक ले पॉज करके कर सकते हैं। तो क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है। आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, फ्री पड़ा हुआ, ठीक है ना। जैसे ये एटम है आपके ए, ये आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब अकेला पड़ा है ऐसे ही, ठीक है ना। और ये है आपके आइसोलेटेड और गैसियस एटम, और गैस स्टेट में कोई चीज होती है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आइसोलेटेड हो, अकेला हो, मतलब एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। जैसे A2 हो गया, तो ये तो मॉलिक्यूल है, अपन को आइसोलेटेड एटम लेना अकेला, ठीक है ना। और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये वास्तव में एनर्जी, हीट इसको चाहिए बेटा। और हीट जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती तो अपन कह सकते हैं, ये प्लस लगाते हैं, प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मतलब अपन को लेनी पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई फर्स्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, तो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको नोट डाउन कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, जो एनर्जी, ठीक है ना, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहो, एनर्जी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात, एनर्जी को एंथैल्पी को एक ही बात है बेटा। तो ये होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, कोई से आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बेटा ये है पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन बन गया, इसमें से कोई टावर और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। एक पॉजिटिव चार्ज तो आ चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, वो बन जाएगा A प्लस प्लस, डबल प्लस आ जाएगा, इस पे प्लस, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालते हो, उसका नाम है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्या कहोगे आप, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से थर्ड टाइम निकालोगे तो उसको कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस का, ये माइनस का साइन समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको यहां लिया, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना, फर्स्ट टाइम आ गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरी टाइम क्या हो जाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों, बेटा कहने का मतलब है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा जो है बेटा कम होती है किससे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, और सेकंड जो कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ऐसा क्यों, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी बेटा। क्यों बेटा, क्योंकि देख लो सिंपल, इसमें से ये न्यूट्रल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है न्यूट्रल में से, लेकिन जब कमी हो जाए, पहले से पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसमें कमी है बेचारे को, उसको क्या और इलेक्ट्रॉन निकालो तो दिक्कत ही है। और किसी के पास कमी हो, उसको क्या तू और दे, तो वो नहीं देगा, उसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम तो ये न्यूट्रल था, उसमें से तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गया, लेकिन सेकेंड टाइम आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकालना है, उसका न्यूक्लियर पावर बढ़ गया है, वो खुद ही भिखारी हो गया बेटा, देगा क्या। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सेकेंड वाली ज्यादा होगी। तो अपन लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज द इजियर, while from the cation due to high nuclear charge removal of electron not easier. Due to this second ionization enthalpy is higher than first ionization enthalpy and further so on. इसी तरह से आगे का आंसर भी यही होगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ये साथ साथ लिखना है। तो क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज
ऑलवेज, फर्स्ट आना चाहिए ऑलवेज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल से आसान है बेटा, कोई ठीक है ना, फ्रॉम न्यूट्रल एटम इज इजी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, इजियर देन ए कैटाइन। इसमें से निकालना आसान है, कैटाइन मतलब कमी हो चुकी है, पॉजिटिव कम हो गया और उसमें से और निकालोगे तो दिक्कत ही आएगी। देन ए कैटाइन, ठीक है ना, बिकॉज इफ न्यूक्लियर चार्ज due to high nuclear कैटाइन का न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ना, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज increase in कैटाइन। तो कैटाइन बेचारा, मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल है कि पहले कमी हो गई, कमी वाले को और कमी करोगे तो फिर दिक्कत है उसकी, ठीक है ना, वो तो नहीं देगा, आप ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत तो एनर्जी है, और क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यही चीज है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाली एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। प्यारे बच्चों, तब अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो आप नोट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि फर्स्ट, ये लाइन याद रखनी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है किससे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। सेकेंड हमेशा कम होती है किससे? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है ना। ये सीक्वेंस आगे डैश डैश चलेगा, ठीक है बेटा। एक तो ये चीज है। अब आते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हेडिंग डालना मेरे साथ साथ, फैक्टर अफेक्टिंग, है ना, नोट उसको लिख ले रोक करके फिर हेडिंग डाल। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, और इस पे एग्जाम में फिक्स क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना। और क्या हेडिंग डालना है? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर नोट करें, एटॉमिक साइज। साइज कहूं चाहे बच्चों, क्या कह सकते हो? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो साइज कहूं चाहे रेडियस, एक ही बात है बेटा। सेकंड है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? इफेक्टिव, उसको जेड इफेक्टिव भी बोलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ईएनसी बोलेंगे, ठीक है ना। तीसरे है बेटा शील्डिंग इफेक्ट, एसई। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपके ये भी फैक्टर इफेक्ट करेगा। चौथा है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। चौथा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। ये चौथा फैक्टर है बेटा। पांचवा फैक्टर है बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन क्या होता है बात करेंगे। तो ये पांच फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कीजिए आप ये पांचों। पहले क्या है? साइज कहो चाहे रेडियस कहो, एक ही बात है। दूसरा क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी। और तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। और चौथा फैक्टर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करेगा, हाफ स्टेबिलिटी ऑफ, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड, वो स्टेबिलिटी।
और लास्ट है बेटा पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, समझेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेने जा रहे हैं एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। पांचों आपने नोट कर लिए होंगे मेरे साथ साथ। अब पहला पढ़ेंगे अपन एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। साइज, साइज बढ़ेगी, मोटा आदमी होगा, उससे क्या शरीर संभलता है, क्या नहीं संभलता है। खुद ही का शरीर नहीं संभल लेगा तो लोग फिर वो इधर ही जाएगा, वो वाली बात है। तो यही बात यहाँ पर है कि बड़ा ही साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और छोटा है, बहुत सिंपल बात है, ये छोटा है तो छोटा क्या करेगा, ये न्यूक्लियस, ये बाहर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। और साइज बड़ी हो गई, ये न्यूक्लियस, ये दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो जाएगा, ढीला बंधा होगा। और ढीले बंदे को तो, ढीले आदमी को हर कोई ले जाता है बेटा। तो बड़ी साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेंगे, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आपको ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी, लूजली बॉन्डेड है, क्या होगा, लूजली बॉन्डेड है। और एक है स्मॉल साइज है साहब, स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, तो अपन लिखेंगे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आई की फुल फॉर्म क्या है बेटा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बहुत सिंपल है, साइज जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम होगी। ये एक फॉर्मूला नोट करेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, बड़ी साइज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। बहुत सिंपली बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो क्या लिखोगे इसमें, लाइनें क्या लिखनी है, व्हेन द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल देन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजियर, ड्यू टू दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, व्हाइल व्हेन साइज इज बिगर देन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर इजीली रिमूव्ड, सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज क्या होगा बेटा, लेस। तो ये लाइन है, आप मेरे साथ साथ लिख दीजिए, या ऊपर मैं लिख रहा हूं लाइन, व्हेन, क्या लिखोगे, व्हेन साइज इज स्मॉलर देन removal of electron not easier, due to this ionization enthalpy increased, एंथैल्पी इंक्रीज होगी। और बच्चों यदि साइज बड़ी होगी, ठीक है ना, वाइल, पैराग्राफ बदल के लिख वाइल, ठीक है ना, साइज इंक्रीज, साइज यदि बड़ी है इंक्रीज, लार्ज होगी यदि क्या है, लार्ज, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, रिमूवल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी होगा, ड्यू टू दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस। तो साइज का आपको पता, ये तो था पहला फैक्टर साइज। दूसरा फैक्टर भी बहुत ही आसान है, बोलो दूसरे फैक्टर का क्या नाम है, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फुल फॉर्म क्या है बेटा, वो ENC है ना, इसको कहते हैं Z इफेक्टिव। Z का मतलब पता है ना, Z, ये न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं, Z मतलब प्लस, या जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर ज्यादा वो खींचेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को, है ना, Z इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत सिंपल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़ा होगा, उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन लिखेंगे
ENC is directly proportional to ionization enthalpy. ENC ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। न्यूक्लियस चार्ज होता है, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ा है क्या होता है। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, कितना चार्ज उसको अट्रैक्शन लगता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस जो खींचता है ना, ये वाला, ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, ये होता है ENC। तो खिंचा हुआ रहेगा, आप जाओगे कहाँ, तो सीधी बात है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ठीक बेटा, ये दो फैक्टर थे। अब तीसरा फैक्टर, हाँ बेटा तो तीसरा फैक्टर अभी अपन पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये कौन डालता है बेटा, ये इनर सेल ऑर्बिटल्स डालता है, ठीक है ना, और इसके कारण आपको बताया था साइज बढ़ती है। फिर भी एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो न्यूक्लियस जो होता है उसमें ये सेल्स होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल्स में आता है, यहां बीच में आता है, तो क्या होगा, यहां अंदर वो अंदर आता है और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े, ये इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बड़ा कर देता है, रिपल्शन करता है, तो साइज बढ़ा देगी, ठीक है ना। और साइज जब बढ़ जाएगी, बड़ी साइज होगी, तो बड़े आदमी, मोटे आदमी से मैंने क्या कहा था, उसका शरीर नहीं संभलता है, पेट किधर ही जाता है, वो खुद किधर ही जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो संभल नहीं पाएंगे। बड़ी साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर यही होगा, व्हेन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। बड़े आदमी से फिर वो नहीं समझेगा, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी बेटा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ये बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। अपन लिखेंगे व्हेन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज्ड, शील्डिंग इफेक्ट increase ionization enthalpy decrease because removal of electron is easier। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, बड़ी साइज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, कम। तो शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये था फैक्टर नंबर 3। क्या था बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। नोट कर लिया होगा आपने। फोर्थ और शानदार है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये फॉर्मूले जो बना रहे हैं ना, इनको आप ब्रैकेट में बंद कर लेना। ये फॉर्मूले ही काम के हैं, जीवन में उतारने वाले और समझने के लिए फॉर्मूले ही हैं, और समझ के लिखना है, रट्टू नहीं बनना है। रटने वाला बच्चा होगा, नहीं समझोगे तो फिर परेशानी है। चौथा फैक्टर लेने जा रहा हूं मैं आपके, कौन सा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो फैक्टर नंबर 4 लेके ले जा रहे हैं, और वो है बेटा स्टेबिलिटी या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछना मैं चाहूंगा यहाँ पर, पिछली पढ़ाई आपकी कंसेप्ट क्लियर है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है भैया, पढ़ा है आपने, व्हाई द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल। क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आएंगे साहब। क्रोमियम में ये कॉन्फ़िगरेशन था, याद करो, देखो 24 का। आप जब लिखते हो तो 4s2 3d9 आएगा। कौन सा रूल, ऑफ वो प्रिंसिपल, n+l रूल वगैरह से, और नंबर आपके 0 आएंगे। ये जो लिख के आएगा उसके 0 नंबर आएगा, गलत है ये रॉन्ग है। तो राइट क्या था फिर, कि 4s1 3d5 क्या किया आपने, हाफ फील्ड किया है। और हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। तो मैंने सिखाया क्या फायदा हुआ है, हाफ फील्ड होने से सिमेट्री बढ़ गई। क्या बढ़ गई, और सिमेट्रिक होता है तो कोई चीज स्टेबल होती है बेटा, अनसिमेट्रिकल हो तो फिर अनस्टेबल होता है। ये सब एक जैसे हो गए, सिमेट्री का मतलब एक जैसे बन गए सब, ठीक है ना। और एक जैसा होता तो फिर वो स्टेबिलिटी कहती है, किसी में भेदभाव नहीं है, यहाँ पर समानता है ना। तो ये वाला स्टेबल होता है। और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या, मैं यदि स्टेबल हूं और मेरे में इलेक्ट्रॉन दूंगा क्या, मैं स्टेबल थोड़ी होऊंगा भाई। यदि मैं स्टेबल हूं तो मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं कि मुझे नुकसान हो, बस ये भी यही चाहता है।
तो स्टेबल होते हैं, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। और क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अपन कहेंगे, अपन लिख देंगे अपन when ए एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है हैज हाफ filled stable configuration how is the configuration, then ionization enthalpy increase। क्वेश्चन आएगा इस पर, क्या क्वेश्चन आएगा वो भी करा देता हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, एक सदाबहार क्वेश्चन, यानी आपको जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है फिक्स एग्जाम का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नोट कीजिए आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। why the ionization enthalpy of ionization enthalpy, क्या कहते हैं रे बच्चों इस एंथैल्पी को, IE, क्या कहते हैं बेटा, I। why the ionization enthalpy of नाइट्रोजन N is higher than, ओहो भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, higher than ऑक्सीजन यानी O। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है, क्यों होनी नहीं चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए, आंसर लिख दीजिए, इसको समझ लेते हैं। तो इसका रीजन, आपको सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए बेटा, और वो है नाइट्रोजन का तो 7 और ऑक्सीजन का 8। इसका देखना बेटा 1s2 2s2 2p3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p4। देखो ये है आपके मोर स्टेबल, ये आपके कैसा है, मोर स्टेबल। क्यों बच्चों, क्यों स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड है। क्यों है, क्योंकि कैसा है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, ठीक है ना, जबकि ये क्या है, लेस स्टेबल है ये। और ये तो कहेगा कि यार मैं तो, मेरे से एक ले जाओ मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगी, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे आंसर यही है बेटा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, और ये कैसा है देखो, हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ पी में क्या होता है 6 आते हैं ना, तो हाफ फील्ड है ये 3, 6 क्या दे 3 है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका हाफ फील्ड से ज्यादा है, तो ये तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ले जाओगा, ठीक है ना। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है ना, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लिखेंगे क्या है बच्चों, आंसर क्या है, ड्यू टू, ये आंसर है ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन due to stable half filled configuration of nitrogen atom। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ड्यू टू दिस, ठीक है ना, ड्यू टू लिख दिया, नॉट इजी। So ठीक है ना, ionization enthalpy of nitrogen is higher than oxygen atom O। तो बेटा ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये रीजन निकल के आया है सामने बच्चों। तो और ऑक्सीजन तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है बेटा, ये स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बन रहा था, इजी इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे बना दिया। बाकी और क्वेश्चन आंसर में अपन इसको करेंगे। तो 5वां फैक्टर कौन सा है बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। कौन सा है, पी यानी पेनिट्रेशन।
पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। पेनिट्रेशन का मतलब ये हुआ आपके पेनिट्रेशन का मतलब समझ लीजिए क्या है। तो पेनिट्रेशन सिंपल सा है कि एक सेल है, ध्यान देना, सेल का ये तो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है? एस, उसके बाद पी। एक ही सेल में क्या होता है? सब सेल। सेल हो गया, उसके अंदर सब सेल है, ये एसपीडीएफ सब सेल है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है? बताओ। एस है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ। तो न्यूक्लियस किसके इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा? एस के, क्योंकि एस सबसे पास है। तो किसी को खींचना है तो पास में से ज्यादा खींचेगा ना। तो सिंपल बात है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा एस का होता है। तो ठीक है बेटा, एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है एस पी डी एफ। और ये आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो भी आपके, तो ये ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक बेटा, पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अभी अपन करते हैं। हाँ बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट उसमें लगाए यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट लगा देंगे। और क्वेश्चन क्या है? व्हाई द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन। नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्शन है सारे, ये क्यों नहीं होनी चाहिए बात कर लेंगे अभी, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि व्हाई द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम हायर देन बोरॉन। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। मार्क्स उसी बच्चे को मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पूरा एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वहां पे, तो वो देखना पड़ेगा। तो ये तो है बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4, ये बोरॉन 5, ये हो गया 1s2 2s2, इसमें से s में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। और बोरॉन का है आपके 1s2 2s2 2p1। अभी अभी आया था कि s और p में से किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है? कौन न्यूक्लियस के पास होता है? अभी सीखा है अपन ने कि ये है साहब न्यूक्लियस के पास ज्यादा खिंचा हुआ कौन है? s। जो खिंचा हुआ रहेगा तो आप बाहर कैसे जाओगे भैया जी? तो यही बात है कि s का पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। जबकि p से इलेक्ट्रॉन निकालना, सेल वही है, देखो सेल सेकंड सेल ही है ना, भाई फर्स्ट सेल ये हो गया, सेकंड सेल ही है, और सेकंड में s p जो है दोनों होंगे, तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखोगे? हाई पेनिट्रेशन। इसका पेनिट्रेशन हाई है, ठीक है ना। तो आंसर ये लिख के आना है, ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट, हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ, हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ, हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजियर, पेनिट्रेशन ज्यादा है, खिंचा हुआ है, आप नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजियर, नॉट इजियर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नॉट इजियर इन बेरिलियम, while in boron last electron remove from p सबसेल, p सबसेल से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और p में से निकालना तो आसान है, p सबसेल, ठीक है ना, ड्यू टू लेस पेनिट्रेशन इफेक्ट, penetration effect, due to less penetration effect, removal of electron easier, removal of electron easy लिख दो, easier लिख दो, ठीक है ना, easier due to this, या फिर ठीक है ना 10 लिख दो, फिर 10 ionization enthalpy of बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन इज द फाइनल आंसर। पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। तो प्यारे बच्चों, ये सब थे फैक्टर अफेक्टिंग। अब अपन पढ़ेंगे इसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंजेस होता है, वहां पर ये क्वेश्चंस वापस पूरे समझ में आ जाएंगे।
हाँ बेटा, वेरिएशंस क्या होती है, पीरियोडिसिटी मेन पढ़ाई है बेटा। ये पीरियोडिक टेबल में चेंज क्या हो रहा हो प्रॉपर्टी की, वो समझने वाली पढ़ाई है। तो पीरियोडिक टेबल में अपन चेंजेस क्या होते हैं, एक तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, और टॉप टू बॉटम, वो चेंजेस देखना है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने एक ऐसे बनाना हमेशा, पीरियोडिसिटी के लिए ये डायग्राम बेस्ट है। हाँ, पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, तो मुझे बताना साहब साइज क्या होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है आप बताओ। साइज डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है साइज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है ना। साइज बढ़ेगी तो अभी भी पढ़ा, साइज आपकी छोटी हो जाएगी, साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अपन पढ़ चुके हैं, साइज जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। यहाँ साइज डिक्रीज होगी है तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी आई क्या लिखोगे, इंक्रीज, है ना। वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ऐसे क्या है पीरियड्स में। अब इधर आते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आप किसमें जाओगे रे बच्चों, ग्रुप्स में। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे अपन वर्टिकल लाइन से, ठीक है ना। तो क्या होता है, सेल्स बढ़ते हैं, तो साइज क्या होती है बताओ, साइज इंक्रीज। साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, बड़ी साइज में से इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा खींच लेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, क्या लिखोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और ठीक है ना। तो इसकी 4 पैराग्राफ बनाने, 2 लिखना आपको ये मन से, क्या लिखना है, इन पीरियोडिक टेबल वी व्हेन वी मूव फ्रॉम या गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, size of the atoms decreases. Due to this, removal of electron not easier and ionization enthalpy increase left to right. While फिर पैराग्राफ बदलना है, in groups when we move from top to bottom, here are top to bottom, size increase. साइज क्यों इंक्रीज होती है बता चुका हूं आपको, वो सेल्स बढ़ते हैं इसलिए। साइज इंक्रीज, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, साइज ना easier. Due to this the ionization enthalpy decrease. तो ऊपर से नीचे जाता है ionization enthalpy डिक्रीज होती है और इधर ionization enthalpy बढ़ती है। जब क्वेश्चंस बहुत तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने 2-3 तो करा दिए और 2-3 आप कराओगे, आंसर वही रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। तो क्या है बेटा, इधर देखना साहब, ये आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये लेफ्ट राइट ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। उसके बाद में ये भी एलिमेंट्स याद है, लीना की रबड़ी है ना, सस्ती, फ्री, वो ये लीना की रबड़ी सस्ती फ्री है, क्या आ गया, ये आपको याद है बेटा। फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी के बाप रोए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखो रे बच्चों, फिर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये सब आपको याद होंगे। काशी गए संत प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बारे आंटी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये ठीक है। अब बताओ लेफ्ट टू राइट, ये पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट क्या लिखा है यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। देखना हो जोर का झटका धीरे से लगेगा, क्या लिखा है, इंक्रीज। देखो इंक्रीज हुई, ठीक है, या मैं फर्स्ट पे थोड़ा हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज हुई, लेकिन जोर का झटका धीरे से, ये देखो इसकी कम होगी। अभी क्वेश्चन किया, स्टार पॉइंट लगा देना, ये एक्सेप्शन है। इंक्रीज लिखा है तो इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा हो गई, देखो मुंह इधर खुल गया, क्यों भाई, ये क्वेश्चन अभी पढ़ा है कि व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन, तो अभी पढ़ा आपने, पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका आंसर है। बोर्ड एग्जाम में ये आया तो ये यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन, इसके जस्ट नीचे वाला है, तो इसका भी वही पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम हायर देन एल्यूमिनियम, तो वही आंसर पेनिट्रेशन, इसकी भी ज्यादा होगी, तो ये एक्सेप्शन आ गया बेटा। इसी तरह से वापस बढ़ा, अब देखना जोर का झटका यहाँ, ठीक है ना, ये हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहा हूं, इन दोनों से ये होना चाहिए ज्यादा, लेकिन हो क्या जाता है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये देखो ये स्टार पॉइंट,
जहां जहां मैंने स्टार लगाया वो दो एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आएगा और करवा दिया मैंने। क्या क्वेश्चन कराया था अभी देखना आप वीडियो में ऊपर। व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन हायर देन ऑक्सीजन ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो आप कर चुके हैं अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन ही आकर के ये आ गया एग्जाम में, तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो हाफ फिल्ड आएगा। व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ठीक है ना, फॉस्फोर इज हायर देन सल्फर ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये एक्सेप्शन दो स्टार लगाए हैं बेटा ये। उसके बाद बढ़ेगा और व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस इज हायर। इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, पूरे ग्रुप की 18 ग्रुप की। क्वेश्चन आता है व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 18 ग्रुप इज मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल। तो आंसर हो गया ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए पूरी केमिस्ट्री में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से ग्रुप की होती है? नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस की। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक था, पूरा टॉपिक अपन ने कवर कर लिया है। उसका नाम था आयोनाइजेशन एंथैल्पी।